हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। अगर आप लाइक नहीं, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस कैसे लाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न चित्रों में शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, उपरोक्त सभी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज डेट ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट वो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, यही पूछ रहा है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम फेज में होते हैं। इट मीन्स इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसका फिजर डायग्राम बनेंगे तो देखिए, छोटा छोटा मैं बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका वोल्टेज होगा, और इसी के फेज में ये छोटी सी आपकी करंट होगी। ठीक है, ये आपका रेजिस्टिव सर्किट में है। अब देखिए ये क्या है, ये इसमें आपका वोल्टेज आगे है और करंट आपकी क्या है? पीछे है, 90 डिग्री पीछे। तो ये आपका ये शुद्ध पेड़ की परिपथ। ठीक है, ये शुद्ध पेड़ की परिपथ है। इसमें क्या होगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है और करंट आपकी पीछे चलती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक, यहाँ पे जैसे आपका रेजिस्टेंस दिया है तो यहाँ पे आपका इंडक्टर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसमें करंट आपकी 90 डिग्री आगे चल रही है। ठीक है, तो ये आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। क्या ये आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्योर कैपेसिटिव है। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम डायग्राम देखें इंडक्टिव का, तो इसका ऐसे होगा। ठीक, ये आपका 0, ये आपका पाई। अब इससे यहाँ से π/2 से आपकी करंट फ्लो होगी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? π/2। वोल्टेज आपके पहला चल रहा है और करंट आपकी बाद में चल रही है। ठीक, अब इसमें इसका कैपेसिटी को क्या होगा, ये आपकी करंट हो जाएगी और इससे π/2 वोल्टेज हो जाएगा। मतलब इसमें करंट आपकी पहले चलेगी और वोल्टेज बाद में चलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र एसी को परिपथ किस प्रकार का दिखाता है? इन फेज है, आउट ऑफ फेज लीडिंग, आउट ऑफ फेज करंट लैगिंग, आउट ऑफ फेज वोल्टेज लीडिंग। अब देखिए, इसमें वोल्टेज और करंट क्या है? सेम फेज में है। ठीक है, वोल्टेज और करंट क्या है? सेम फेज में है। ठीक है, वोल्टेज और करंट क्या आपके सेम फेज में है। ठीक, और सेम फेज किस में होता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका डायग्राम क्या होगा? ऐसे ऊपर देखो बताया हमने, ये वोल्टेज होएगा और ये आपकी करंट हो जाएगी। इनका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? यूनिटी होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चित्र में करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, वोल्टेज से लीड कर रही है, दोनों समान है, दोनों असमान है। अब देखिए यहाँ पे करंट आपकी पीछे है और वोल्टेज आपका आगे है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट का पूछा है ना, तो करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, मतलब 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जो करंट है वो आपकी 90 डिग्री पीछे, किससे, वोल्टेज। ये किस में होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिपथ में माप रहे हैं, ये आपको सर्किट दे दिया है और इसमें पूछा कि क्या नाप रहे हैं, पावर, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर और एडमिटेंस। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या नाप रहे हैं, पावर फैक्टर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध एलसी परिपथ में पावर खपत होगी, शून्य होगी, रेजिस्टिव पावर के बराबर होगी, अधिकतम होगी, कम होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, शून्य होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, इम्पीडेंस की इकाई हेनरी है, तब इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई होगी, हेनरी प्रति मीटर, ओहा प्रति हेनरी, ओहा हेनरी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है, V इक्वल टू एल डी फाई बाई डी टी होता है, V इक्वल टू एल डी टी अपॉन डी आई होता है, V इक्वल टू एल डी वी अपॉन डी टी होता है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी एसी परिपथ में V वोल्टेज और I करंट के बीच थीटा आगे है, तब पावर फैक्टर माना जाएगा। कोण साइन फाई, कोण टेन फाई, कोण कॉस फाई, केवल फाई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या कह रहा है, एसी का औसत और इफेक्टिव मान क्रमशः होता है। अधिकतम मान 0.707 तथा 0.637 गुना, अधिकतम मान 0.637 तथा 0.707 गुना, अधिकतम मान का 1.4 और 0.70 गुणा, अधिकतम मान का 0.307 तथा 0.637। देखिए यहाँ से आपसे औसत मान पूछ रहा है, तो औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है, IAV इक्वल टू 0.367 Imax, ठीक है। ये आपका किसका है, ये आपका औसत मान, एवरेज वैल्यू का। और RMS वैल्यू जो होती है ये होती है 0.707 Imax, ठीक है। तो अधिकतम मान का औसत मान, तो औसत मान ये है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, AC का औसत मान, इफेक्टिव मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है कैपेसिटर मोटर द्वारा, एक्साइटेड पोल मोटर द्वारा, सिंक्रोनस मोटर द्वारा, रिपल्सन मोटर द्वारा। जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग
पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी साइकिल में करंट या वोल्टेज के उच्चतम मान को कहते हैं? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, औसत मान, आरएमएस मान। देखिए ये आपकी एसी करंट हो गई, ये जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनसोइडल तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर होता है 0.707 इंटू मैक्स वैल्यू अपॉन 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा क्या है 0.637 आई मैक्स वैल्यू अपॉन 0.707 मैक्स वैल्यू, 0.707 इंटू मैक्स वैल्यूड एंड 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं, आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 0.70 आई मैक्स अपॉन 0.637 आई मैक्स हो सकता है या वी मैक्स होता है, तो दोनों का तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी सर्किट में अधिकतम करंट का शर्त है इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू कैपेसिटेंस अप्रोच में। तो पहले आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिरोध, कैपेसिटेंस, इम्पिडेंस। देखिए क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है, 2πfl होता है। ठीक है, 2πfl होता है। तो यहाँ पे एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। एसी के किस मान को एम्पियर वोल्ट मीटर से मापते हैं? देखिए चाहे आपका कोई भी इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट हो, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू। कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है, इकाई होता है, शून्य लोड लैगिंग होता है, शून्य लीडिंग होता है, शून्य होता है। देखो कैपेसिटिव में क्या होता है, ये कैपेसिटिव में आपका शून्य लीडिंग होगा, इकाई होगा रेजिस्टिव में, और शून्य लैगिंग होगा इंडक्टिव में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग होती है, केवीआर में होती है, वीए में होती है, किलोवाट में होती है, वोल्टेज में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवीआर में होती है। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है, वास्तविक पावर बटे आभासी पावर, के डब्ल्यू बटे केवीए, प्रतिरोध बटे इम्पिडेंस, कंडक्टेंस अपॉन ससेप्टेंस। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को कहते हैं, ससेप्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। देखिए ससेप्टेंस जो होता है आपका रिएक्टेंस का अपोजिट, ये आपका रिएक्टेंस हो गया। इम्पिडेंस किसका अपोजिट होता है, एडमिटेंस का, सॉरी एडमिटेंस जो होता है इम्पिडेंस का, इम्पीडेंस। और जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का होता है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ का शक्ति गुणक बराबर होता है वोल्टा और धारा के बीच के कोण की कोज्या के, वोल्टेज और धारा के बीच के कोण की स्पेज्या के, अपघात और प्रतिरोध के, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति के। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द पावर फैक्टर इज द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, या कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। खुले परिपथ का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, 1 ओम से कम, पहले से कम। देखिए, अगर आपका सर्किट ओपन है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, और अगर शॉर्ट सर्किट है तो आपका शून्य होगा। तो ये क्या होता है? शून्य कब होता है? शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में प्रेरकत्व का मात्रक है फैरड, ओहा, महो, हेनरी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रेरित का शक्ति खपत होता है बहुत कम, अति उच्च, शून्य, इकाई से कम। अगर आपका इंडक्टर होगा चाहे कैपेसिटर होगा, दोनों में जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। किसी प्रेरित में से एसी गुजरने पर वोल्टा धारा के अग्रगामी होती है, वोल्टेज तथा धारा फेज में रहती है, वोल्टा धारा से पश्चगामी होती है, वोल्टा पाथ बराबर होता है आई इंटू जेड के। देखिए, इंडक्टर की बात कर रही है। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या होता है? करंट से लीडिंग होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही है। ठीक है, अगर आपसे कैपेसिटिव पूछता तो उसमें आपकी करंट क्या होगी? आगे होगी वोल्टेज से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति में वृद्धि से इंडक्टेंस का परिमाण घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। देखिए, हमने बताया था एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये एक्सएल बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? बढ़ता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर होता है, शून्य होता है, 1 होता है, 0.5 होता है, 0.8 होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 होता है। एसी के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान का अंतर कहलाता है अधिकतम मान, औसत मान, प्रभावी मान, शिखर से शिखर मान। तो आंसर क्या होगा? शिखर से शिखर मान। एसी का आरएमएस मान बराबर होता है अधिकतम मान का 0.63, अधिकतम मान का 1.414, अधिकतम मान का 0.707 अधिकतम मान। तो बच्चों ये आपका पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुद्ध ज्यात तरंग के रूप गुणक का मान होता है 1.414, 0.707, 0.637, 1.11। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 1.11। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि किसी एसी परिपथ में वोल्टा तथा धारा में 90 फेज का अंतर है तो शक्ति होगी, अधिकतम होगी, और 1.11 इंटू वी इंटू आई होगी, न्यूनतम होगी। देखिए,
जब दोनों में डिफरेंस होता है, चाहे आपका कैपेसिटर हो चाहे आपका इंडक्टर, दोनों में डिफरेंस होता है, उसमें क्या होती, खपत जो होती है जीरो होती है। ठीक, याद रखिएगा हमेशा। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होगा? 1 हर्ट्ज का, 10 हर्ट्ज का, 1 किलो हर्ट्ज का, 100 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज का। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आवर्तकाल कम होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि F=1/T होता है। F=1/T होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रेणी RL परिपथ में वोल्टा धारा से आगे चलती है 90 डिग्री, 90 से 180 के बीच, 0 से 90 के बीच, 0 से 360 के बीच। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? पहला। श्रेणी RC परिपथ में वोल्टा धारा से पीछे चलती है 45, 90, 0 से 90 के बीच में। तो बच्चों पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। LC परिपथ का परिणामी प्रतिबाधा होता है XL माइनस XC √XL² माइनस XC²। तो बच्चों पहला ये सही है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। RLC परिपथ का प्रतिबाधा होता है √R² प्लस XL² प्लस XC², √R² प्लस XL² माइनस XC², √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, √R² प्लस XL प्लस XC का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह आवृत्ति जिस पर XL XC होता है कहलाती है प्राकृतिक आवृत्ति कहलाएगी, अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी, उदासीन आवृत्ति कहलाएगी, सुपर आवृत्ति कहलाएगी। तो वो आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है FR=√LC, FR=1/√LC, FR=1/2π√LC, 2π√LC। ये आपका है, ठीक है। चलिए, श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद अवस्था में अपघात होता है और धारा होती है, ठीक है। न्यूनतम अधिकतम 0 0 अनंत 0 0 अनंत। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला। पावर फैक्टर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है वोल्टेज एम्पियर से वाट, वाट से वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी रिएक्टिव से वाट, वाट से वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी। देखिए, जो पावर फैक्टर होता है ये होता है VI cos phi अपॉन VI होता है, और इसका होता है वाट होता है, और इसका VA होता है। तो वाट से VA होता है, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वाट से वोल्ट एमीटर। किसी प्रेरकी परिपथ में पावर फैक्टर को में से संधारित करके सुधारता है श्रेणी या समांतर। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसमें? समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी AC परिपथ में शक्ति गुणक निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है cos phi =R/Z, cos phi वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, cos phi R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो बच्चों और उपरोक्त में से कोई भी, तो बच्चों आंसर ये सही होगा। देखिए, ये भी पावर फैक्टर है,
ये भी पावर फैक्टर है, ये भी पावर फैक्टर है, तो आपका पहला सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है? 1 है, 0.95 है, 0.9 है, तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी एसी सिंगल फेज में पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई जेड, कॉस थीटा इक्वल टू 1/r जेड, कॉस थीटा इक्वल टू जेड बाई आर, कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको ऐसे लिखते हैं कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। यहाँ पे इन्होंने थीटा दिया है, थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फाई होना चाहिए, ठीक है। पावर फैक्टर के अनुपात में परिभाषित होती है कॉस थीटा इक्वल टू वास्तविक पावर बटे आभासी पावर, आभासी पावर बटे वास्तविक पावर बटे रिएक्टिव पावर, कॉस थीटा इक्वल टू आभासी पावर बटे रिएक्टिव पावर। देखिए कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई होता है, और वास्तविक वी आई कॉस फाई वास्तविक पावर होती है और ये होती है आभासी। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता के अचर रूप में बदलता है? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, डायनेमो, बैटरी। तो बच्चों आंसर पहला है, ये सेकंड सही है। किसी शुद्ध ज्ञात तरंग के प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान वी आर एम एस इक्वल टू 0.770 वी मैक्स, वी आर एम एस इक्वल टू 0.707 वी मैक्स, वी आर एम एस इक्वल टू 0.077 वी मैक्स, वी आर एम एस इक्वल टू 0.007। तो बच्चों आंसर पहले ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरित का प्रेरकी प्रतिघात है एक्सएल इक्वल टू 2πfl, एक्सएल इक्वल टू 1/fl, एक्सएल इक्वल टू 2πfl, एक्सएल इक्वल टू fl बाई 2π। देखिए इसमें आंसर ये बिल्कुल सही है। और जो आपका इंडक्टिव होता है वो क्या होता है, एक्सी इक्वल टू 1/2πfc होता है, ठीक। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का रिएक्टेंस होगा 100 ओम, 216 ओम, 718 ओम और 1256 ओम। इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो लगाइए F इक्वल टू 2πfl, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी है 100 और L की वैल्यू 2 दी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 1256 ओम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ में धारतीय प्रतिघात एक्सी को ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये होता है एक्सी इक्वल टू 1/2πfc। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू एसी सप्लाई वोल्टेज है 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, 550 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट। उस तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका 50 ओम इम्पीडेंस और 0.8 पावर फैक्टर पर 240 वोल्ट में संयोजित है। तो लगाइए फॉर्मूला कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। आर आपका कितना दिया है,
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए R बाई जेड होता है, आपको R निकालना, तो R इक्वल टू जेड इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ठीक, हाँ कहाँ गया ये, ठीक है। ठीक, Z कितना दिया आपको, इम्पिडेंस 0.8 दिया है, और कॉस फाई की वैल्यू कॉस उस तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका, अच्छा कॉस फाई आपको दिया 0.8, देखिए 0.8 दिया है, और इम्पिडेंस आपको दिया 50। ठीक है, इम्पिडेंस आपको दिया है 50, तो इसको इंटू 50 करेंगे तो कितना है, तो ये आ जाएगा आपका 40 ओम। कितना आएगा, 40 ओम। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 ओम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का विलोम शब्द क्या है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और रिलेक्टेंस। तो देखिए कंडक्टेंस हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू होता है 1/r। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या हुई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या, टी इक्वल टू 1/f हुआ। ठीक, टी इक्वल टू 1/f हो गया, तो 1/54। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 मिली सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो आज बच्चों आप लोगों को मैंने 54 MCQ सॉल्व कराए हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आपके CBT एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकूँ। थैंक यू।